आवर इन्वायरमेंट का एक बार थोड़ा सा देख लें, ओके। Environment includes our physical surroundings. जिनसे हम इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। फिजिकल सराउंडिंग्स हो सकती हैं जैसे एटमॉस्फेयर, वाटर, ये सब है। एटमॉस्फेयर हो गया, वाटर, लैंड, ये सब हो गया। इन सब से और साथ में क्या होगा, एंड ऑल ऑर्गेनिज्म, एंड बात नहीं करो, एंड ऑल ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस। हमारा एनवायरनमेंट क्या है, विद विच वी इंटरेक्ट, जिनसे तुम कोई चीज एक्सचेंज करो, वो सब तुम्हारे साथ होते हैं। दैट इज अवर एनवायरनमेंट, ओके। नाउ इट ऑल्सो इंक्लूडिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में क्या आएंगे, दैट इज एल्गे, बैक्टीरिया, ये सभी आ जाएंगे, वायरस, फंगी, ये सभी आ जाएंगे। चलिए अब देखिए कि ये तो बात हो गई कि हमारे एनवायरनमेंट की, कि हमारे चारों तरफ क्या क्या है। इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम, इट इज द सेल्फ कंटेन्ड यूनिट ऑफ लिविंग थिंग। इट इज सेल्फ कंटेन्ड यूनिट ऑफ लिविंग थिंग, ओके। एंड देयर नॉन लिविंग एनवायरनमेंट, कुछ भी लिविंग थिंग हो सकती है, दैट इज प्लांट, एनिमल्स, एंड देयर नॉन लिविंग, एंड जो भी नॉन लिविंग थिंग्स, लैंड, वाटर, एयर। कहने का मतलब है इकोसिस्टम से तुम क्या समझते हो, ठीक है। ये तो पर्यावरण है, हम पारिस्थितिकी से समझ में, जैव पारिस्थितिकी। तो मैं इसकी डेफिनेशन बता रहा हूं, पारिस्थितिकी ये क्या है, दैट इज पर्यावरण। इसमें अगर तुम सिर्फ सूर्य का प्रकाश देते रहो और चारों तरफ ऐसी वॉल बना दो, ये सालों साल जिंदा रहे। ग्लव्स तो मुझे तो नहीं लगता होगा, कोई दे के भी नहीं गया, ग्लव्स नहीं है, तो नहीं। चलो समझ में आया, इसका क्या मतलब है, सेल्फ कंटेन्ड। फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के चारों तरफ तुम दीवार उठा दो तो क्या होगा बताओ, धूप आती है, उसके अंदर अपने बैक्टीरिया, उसके अपना मटेरियल, अपनी एयर है, खुद CO2 जनरेट करेगा, खुद O2। तुम्हें सिर्फ क्या करना है, उसकी खुद की लैंड है, सिर्फ धूप देंगे, क्या देना है, सनलाइट तो बाहर से लेगा, ठीक है कि नहीं, बाकी कुछ नहीं चाहिए। और जबकि हमारे चारों तरफ जितना क्या है, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, ये सब कुछ हमारे एनवायरनमेंट जो तुम्हारे चारों तरफ है, जिससे तुम कुछ ले भी सकते हो। लेकिन जब इकोसिस्टम की बात आती है तो वो सेल्फ कंटेन्ड यूनिट है। जैसे गार्डन भी हो सकती है, जैसे कि रिवर, जैसे कि पॉन्ड, हो सकता है कि नहीं। एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम देखो तो सी, छोटा देखो तो तुम्हारे घर का एक्वेरियम, समझ में आई। तो कुछ इसमें मैन मेड इकोसिस्टम भी हैं और कुछ नेचुरल इकोसिस्टम भी हैं। जैसे फॉरेस्ट कैसा है, नेचुरल। तो अब हम देखेंगे इसका एग्जाम्पल क्या हुआ,
फॉरेस्ट हो सकता है, गार्डन हो सकता है, फार्म भी हो सकता है, रिपॉन्ड हो सकता है, और क्या हो सकता है, एक्वेरियम। क्या जू एक इकोसिस्टम हो सकता है? हो सकता है। ये मैन मेड इकोसिस्टम, उसमें फीडिंग करना है, उनका सीटा हटाना है, उसकी क्लीनिंग करनी है, ये सब काम ह्यूमन को करना पड़ेगा, नहीं तो सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से जू भी हो सकता है, फील्ड भी हो सकता है, लेकिन उसको खेत है, ये सब। अब जो इकोसिस्टम है, इसके अलावा बहुत लार्ज इकोसिस्टम भी हो सकते हैं, सी भी हो सकता है, लेक भी हो सकता है, इवन माउंटेन भी एक इकोसिस्टम है। माउंटेन अपने आप चलता है, उसमें सब काम होता रहता है, तो माउंटेन एक इकोसिस्टम है। Ecosystems are of two types. कौन कौन से हो सकते हैं? That is, एक होता है नेचुरल और दूसरा क्या होगा? आर्टिफिशियल। बातें कम करो। That is artificial. एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। नेचुरल इकोसिस्टम के दिया 2-3 एग्जांपल बताओ। फॉरेस्ट, दैट इज फॉरेस्ट हो सकता है, माउंटेन हो सकता है, बहुत अच्छा, माउंटेन, रिवर, सी, ये सब हो सकता है। अंशु प्रिया, कुछ आर्टिफिशियल ये भी बताओ। फील्ड और गार्डन, पॉन्ड ना, पॉन्ड हो सकता है, और एक्वेरियम। इकोसिस्टम ये तो तुमने बता दिए रचना के आधार पर, और इसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ इट्स टेरेन, ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है और एक्वेटिक भी हो सकता है। तो इकोसिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ टेरेन, या तो टेरेस्ट्रियल होगा, और यह क्या होगा, एक्वेटिक। तो अभी देखो, टेरेस्ट्रियल में ये बताओ, टेरेस्ट्रियल में गार्डन आएगा कि माउंटेन आएगा? दोनों आ जाएंगे, चाहे मैन मेड हो चाहे अगर टेरेन आ रही तो आ जाएगी। दैट इज गार्डन, माउंटेन, जो लिथोस्फीयर को इंक्लूड करें, ठीक है, ये सब आ जाएंगे। फील्ड भी आ जाएगी और जंगल भी आ जाएगा। जबकि एक्वेटिक में जहां एक्वेरियम आएगा, वहीं पर दूसरा क्या होगा, सी भी आ जाएगा, रिवर भी आ जाएगा। जिसमें लिथोस्फीयर इंक्लूड होता है, एटमॉस्फेयर का कोई इकोसिस्टम नहीं। पक्षियों को क्या हमेशा उड़ते ही रहेंगे, जमीन में तो आना पड़ेगा, उड़ा नहीं जा सकता वो। आगे की बात देखो, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, it has two components, that is biotic component or that is abiotic component। तुम भी एक इकोसिस्टम का हिस्सा हो, यहाँ से तो बहुत सारा खाना पानी, दाना पानी सब लेती हो, और तुमसे जो ब्लड लेते हैं वे मच्छर भी तुम्हारे इकोसिस्टम का हिस्सा है। मॉस्कीटो, डांट चीज जो हमारे चारों तरफ है, या कोई चीज डिग्रेड करनी हो, हमने केले के छिलके को फेंका, उसको जो डिग्रेड कर रहा है, दैट इज डिकम्पोजर्स, या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो भी हैं। Whoever are exchanging resources for sake of energy। हम क्यों चीजें एक्सचेंज कर रहे हैं? It is only for energy। हमें एनर्जी चाहिए ना, इसीलिए। और फिर एनर्जी को तोड़ने के लिए हवा भी चाहिए, उसको तोड़ने के लिए पानी भी चाहिए, तो हम अल्टीमेटली सब एनर्जी के लिए ऐसा करते हैं। So that is biotic components क्या होते हैं? That is living component of ecosystem is are called living component of ecosystem is called biotic component।
नाम से ही पता चल रहा है, कंपोनेंट्स। जैसे कि बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या चीजें आ जाएंगी आपके चारों तरफ, समझ में आया? इसमें क्या आ जाएगा बताइए आपके चारों तरफ बायोटिक कंपोनेंट्स? कुछ ऐसे हैं जो प्रोड्यूसर्स हैं, कुछ ऐसे हैं जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, और कुछ ऐसे हैं जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं। उन्हीं सबसे तो एक फूड चेन बन गई है। तो जो भी लिविंग कंपोनेंट्स है, पेड़ पौधे, उनको खाने वाली बकरी और बकरी को खाने वाले हम या शेर। तो समझ आया कि नहीं? प्राइमरी कंज्यूमर्स और सेकेंडरी कंज्यूमर्स, इसके 3 कंपोनेंट्स। बायोटिक के 3 हिस्से क्या हुए? प्रोड्यूसर, दूसरा कंज्यूमर, और तीसरा डिकम्पोजर। क्या डिकम्पोजर लिविंग नहीं है? क्या बैक्टीरिया, फंगी, ये सभी तो लिविंग है। प्रोड्यूसर में कौन आएगा? प्लांट्स, सही है ना, ग्रास प्लांट, तो ये प्लांट्स आ जाएंगे। और कंज्यूमर में 2 हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड टर्शियरी कंज्यूमर। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता, ठीक है। और ये उत्पादन करता, ये अपघटन करता। डिकम्पोजर्स का क्या मतलब होता है? जो अपघटन कर लें। लेकिन इसमें कंज्यूमर्स में कौन से 3 होंगे बोलो दिव्या? एनी क्यों मैनिमल? मेरा कहने का मतलब है दैट इज प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शियरी कंज्यूमर्स। चलो, तो कंज्यूमर्स कौन कौन से हुए? प्राइमरी, सेकेंडरी और तीसरा टर्शियरी। इतनी बात समझ आ गई? अब जरा देखो, प्रोड्यूसर में प्लांट्स लिखा दिए, प्राइमरी में कौन होगा? जैसे इसको प्लांट्स को कोई खाए, फ्रॉग, प्लांट्स को खाया इंसेक्ट ने, इंसेक्ट को खाया फ्रॉग ने, और फ्रॉग को खाया स्नेक ने, और क्वार्टरनरी भी आ जाएगा, स्नेक को खाया पिकॉक ने। ऐसा हो सकता है ना? तो इस तरीके से मैं प्राइमरी कंज्यूमर की बात कर रहा हूं। तो प्लांट्स को खाया इंसेक्ट ने, इंसेक्ट को किसने खाया? फ्रॉग ने। बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े होते हैं, फ्रॉग को किसने खाया? स्नेक ने। और स्नेक को किसने खाया? दैट इज क्वार्टरनरी। तो उसने पिकॉक ने खा लिया, पिकॉक। ये बात समझ आ गई? हम लोग तो एयरफोर्स में थे, तो बॉम्बे में रहते थे, फिर हमने कहा यहाँ 2-3 मोर कल सुनते थे, सुंदर थे, वो घूमा करते थे। हमने डीएससी वाले से पूछा, डीएससी वाले होते हैं ना अंदर, बोले कल रात तो हम एक को पका के खा गए। तो पिकॉक को खाया डीएससी में। अंदर जो वो गार्ड नहीं होते हैं गेट पे, जो गार्ड ड्यूटी देते, डिफेंस सर्विस कॉर्प्स, तो इंसान पिकॉक को ही खा जाता है। तो एक को तो कभी निपटा दिया हमने। मना आया एयरफोर्स को, कौन मना करेगा? वो तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। कई दिन तक छोले खिलाते थे, फिर उसी को नहीं वाला बोलो, वो आता था उनके पास छोले खाने, किसी की बुरी नजर पड़ गई होगी। उन्हीं के हाथ से ले लेके छोले खाता। चलिए, कितनी बात हो गई? तो हम लोगों ने देख लिया बायोटिक कंपोनेंट, और दूसरा कौन सा बोलो? ए बायोटिक। नहीं तो ए बायोटिक में क्या क्या आएगा? नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जो कि, ठीक है, इन अवर इकोसिस्टम विच वी एक्सचेंज, जिसको हम लेते देते हैं, ऑन विच वी डिपेंड, इन अवर इकोसिस्टम विच इज इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग, इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग, इसको कहते हैं, इज कॉल्ड ए बायोटिक। बायो का मतलब, बायोस का मतलब लाइफ होता है, और ए बायोस नॉन लाइफ।
इसी से तो बायोलॉजी वर्ड बना है। बायोस का मतलब लाइफ। फॉर एग्जाम्पल सॉइल, वाटर एंड एयर। सॉइल, वाटर। अब जरा देखें कि हाउ इकोसिस्टम वर्क्स। इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र कैसे काम करता है। सिस्टम वर्क। नाउ प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं। प्लांट्स। एब्जॉर्ब्स सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी लेते हैं। टेक एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल एंड एयर एंड वाटर, सब कुछ तो लेते हैं। सॉइल से क्या नहीं लेते, 19 तरीके के मैक्रो एंड माइक्रो एलिमेंट्स और ट्रेस एलिमेंट्स लेते हैं। समझ में आया कि नहीं। तो हम लोगों को मालूम है कि एनपीके और कास मग, ये छोटी क्लास में तुमने 9th में पढ़ा है कि नहीं। कास मग ये सारे मैक्रो हैं, ये बहुत ज्यादा लेते हैं। और बाकी बचे 13, उनको क्या कहते हैं बोलो। माइक्रो एलिमेंट्स। ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और इनको क्या कहते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। आयरन, जिंक, क्लोरीन, कॉपर, मॉलिब्डेनम, बोरॉन, ये सब इसमें आते हैं। इन सब की लिस्ट आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ ली। तो मेरा कहने का मतलब सोलर एनर्जी नहीं लेते हैं, दैट इज न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल। एंड इसके अलावा और कहाँ से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वे एयर से नहीं लेते, वाटर भी तो लेते हैं। न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल एयर से भी लेते हैं, कुछ ना कुछ। CO2 लेते हैं, ऑक्सीजन भी लेते हैं। न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल, एयर एंड वाटर। कुछ पानी में उगने वाले भी जल पादप होते हैं, दैट इज न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल, एयर एंड वाटर, इन सब से लेते हैं। और ये क्या करते हैं बताइए। एंड प्रिपेयर ही नहीं करते हैं, प्रोवाइड भी करते हैं। बेसिक फूड फॉर रिया। क्या हम सब भी इस इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स हैं, हम और आप, इस अर्बन इकोसिस्टम के। शहरी जैव परिस्थिति के हम सब लोग हैं। तो ये लोग खाना बनाते हैं किसके लिए बताओ। फॉर अदर कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। किसके लिए सब प्रोड्यूस कर रहे हैं। फूड प्रोवाइड कर रहे हैं ना हमको। तो प्रोवाइड बेसिक फूड फॉर कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, चलो। फॉर अदर लाइफ फॉर्म्स ऑफ इकोसिस्टम। ये बात तो तुमको पता चल गई, ठीक है ना। अब हम अलग अलग बात समझेंगे। तुमने यहाँ समझ लिया कि प्रोड्यूसर क्या करते हैं, तो अब हम कंज्यूमर देखें और उसके बाद क्या देखें, डिकम्पोजिशन। इन्हीं तीनों पे सारी बात। प्रोड्यूसर पर हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। सो प्रोड्यूसर्स के बारे में कुछ बातें तुमको बतानी है। So producers, these are autotrophs. ट्रॉफ्स का मतलब फूड, ये ग्रीक वर्ड है। ट्रॉफिक लेवल, फूड चेन, फूड का लेवल। तो ट्रॉफ्स जब हम कहेंगे तो उससे क्या मतलब आएगा, दैट इज ट्रॉफस, इट मीन्स फूड, ये ग्रीक लेटर। तो प्रोड्यूसर्स ऑटोट्रोफ हैं, खुद का खाना खुद ही बना लेते हैं, ऑटोट्रोफ्स। हम हीट्रोट्रोफ्स, किसी और से लो तो हीट्रोट्रोफ्स और ऑटो। अगर हम खुद खाना बना लेते तो क्या तुम्हें यहाँ पढ़ने की जरूरत थी या हमको पढ़ाने की। खड़े खड़े खाना बना रहे, मजे से खा रहे हैं। आप क्यों 4 घंटे खड़े, मजा ही आ जाता। नौकरी करनी पड़ती क्या, खड़े खड़े ही खाना खाते मजे लेते। बोलो, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते, इसीलिए तो इतना स्ट्रगल है। नहीं, उनको पढ़ना भी नहीं पड़ता। दैट इज, दीज आर ऑटोट्रोफ्स। ये क्या करते हैं, दे हैव क्लोरोफिल्स, दे हैव क्लोरोफिल।
क्लोरोफिल। और क्या करते हैं, ठीक है, नाउ दे कैन प्रिपेयर कार्बोहाइड्रेट। वास्तव में ये क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक फूड जो भी है, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। और क्या बनाते हैं, दाल में प्रोटीन होता है क्या, तो प्रोटीन भी बनाते होंगे। मूंगफली में फैट होता है क्या, मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल, तो फैट भी बनाते होंगे। और क्या विटामिन भी बनाते हैं, ये सब बनाते हैं। किससे, फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। क्या क्या है, CO2 and H2, उन्हीं से तो सब कुछ बनता है। नहीं, C6H12O6 किससे बनता है, इसी सबसे बनता है। इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बना देते हैं, फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। किसकी प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ, सूर्य को नहीं बोलना चाहिए, वो छठ के देवता हैं। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, CO2 plus H2O इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, C6H12O6 प्लस 6O2। ये तो प्रोड्यूसर की बात हो गई, सारी बात। इट इंक्लूड्स, इसमें कौन कौन से आएंगे, जो कुछ ऐसे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, फाइटोप्लैंक्टन्स, प्लांट्स। फाइटोप्लैंक्टन आप समझते हो, नहीं समझते, तो फाइटोप्लैंक्टन भी समझ लें कि वास्तव में जब मैं प्रोड्यूसर की बात कर रहा हूं, पानी में तुमने कभी ग्रीन एल्गे देखा है, नील हरित शैवाल, पानी में तैरता रहती कि नहीं, काई, ब्लू ग्रीन एल्गे, वो आएंगे। अब कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि बहुत छोटे छोटे पानी में हरे हरे पार्टिकल तैरते रहेंगे, उनको क्या कहेंगे बताओ, चलो, इनको कहेंगे ग्रीन कलर के, तो इनको क्या कहेंगे बोलो, फाइटो प्लैंक्टन, क्या कहेंगे। और तुमको मालूम है जब मेढक अपने अंडा देता है तो लार्वा बना देता है, ऐसे पानी में तैरता रहता है कि नहीं, इसको क्या कहेंगे। या और ऐसे अमीबा, अमीबा तैर रहा है, पैरामीशियम तैर रहा है, ये कौन है, और ये लार्वा भी तैर रहा है, ये कौन है, ये सही, जू प्लैंक्टन। प्लैंक्टन का मतलब छोटा, अगर वो खुद खाना बनाए तो फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन को कौन खाता है, लार्वा, जू प्लैंक्टन उनको खाती हैं छोटी मछलियां, छोटी मछलियों को खाती है बड़ी मछली, बड़ी मछली को व्हेल, शार्क खा जाएगी। तो इनको क्या कहेंगे बोलो, जू प्लैंक्टन, जो जिंदा है। तो बात समझ आ गई, 3 लोग हमारे प्रोड्यूसर्स में आ गए, कौन कौन से, ब्लू ग्रीन एल्गे, प्लांट्स एंड फाइटोप्लैंक्टन। एग्जांपल कौन कौन से हुए, प्लांट्स, फाइटोप्लैंक्टन, और तीसरा ब्लू ग्रीन एल्गे। एल्गे में तो इतनी पावर है कि जापानी लोग इसकी एक टिकिया खाते हैं, छोटी छोटी सुखा के, वो जो काई निकलती है ना उनके किचन में, इतनी टिकिया खा लेंगे 8 घंटे तक एनर्जी काम करते हैं, उनके पास खाने का टाइम नहीं 10 मिनट का, इसी की टेबलेट खाई दिन भर काम किया। ये फ्यूचर फूड है। इस फरगम अगर आप देखो, ये अभी भी ये जो सूखा एल्गे है ना, टिकिया के रूप में रामदेव जी भी बेचते हैं, और अमेजन में तो बहुत आया है। टिकिया खाओ, पूरा दिन काम करो, वही काई की टिकिया है। ये सही है, तुम्हें समझ में आ गया प्रोड्यूसर के बारे में, आगे सो नेक्स्ट इज कंज्यूमर। कंज्यूमर के बारे में सोचो, दैट इज herbivore, carnivore and omnivore. Consumers are 3 types.
So those organisms which consume food prepared by, बात नहीं करो, ऑटोट्रोफ्स, जो उनके द्वारा बनाया खाना खाएं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, दे डिपेंड ऑन दैट इज ऑटोट्रोफ्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, दे डिपेंड ऑन ऑटोट्रोफ्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, चलो ऑटोट्रोफ में ई नहीं आएगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? सो दीज आर कॉल्ड heterotrophs। क्या कहेंगे? सो कॉल्ड, खुद नहीं बना सकते ना खाना, दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड, हेंस दे आर कॉल्ड heterotrophs। These are further subdivided। कंज्यूमर के 3 कैटेगरी हैं, दैट इज हर्बीवोर, कार्निवोर एंड omnivore। 3 कैटेगरी। इट इज फर्दर divided into herbivore, carnivore और omnivore। शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। जो शाक भाजी खाएं तो शाक आहारी, मांस खाएं मांसाहारी, और जो मौकाटेरियन हो, जो मिले तो वही खा लें तो सर्वहारी। एक वेजिटेरियन, एक नॉन वेजिटेरियन, एक मौकाटेरियन, कुछ भी मिला उसे खा लिया। अब देखिए हर्बीवोर क्या होगा? हर्बीवोर, those animals which eat only plants, which eat only plants। ये हर्बीवोर होते हैं, जैसे बफेलो, गोट, शीप, काउ, कैमल। एग्जाम्पल बफेलो, गोट, शीप, काउ, ये सारी चीजें हैं। ओके, स्क्वायरल, मंकी, एलिफेंट, रैबिट, हिप्पोपोटामस, ये सभी आ जाएंगे। ये लहरी भी सिर्फ बीज खाती है। ठीक है, अब देखो कार्निवोर। कार्निवोर क्या होते हैं? Those animals which eat other animals, those animals which eat, हम लोगों की 9.6 एलिमेंट्री कैनाल है, लेकिन जो शेर है उसकी कैसी होगी? दैट इट इज ओनली 6 मीटर। लाइन की कितनी होगी? 6 मीटर। अगर तुम उसको कुछ भी खिलाओगे, साग भाजी, वो पचा ही नहीं पाएगा। जैसे तुमको 1 हफ्ते तक खीरे पे रखा जाए तो क्या होगा बताओ? मर जाएंगे। हम खीरा हमारे लिए रफेज है, उससे हम कुछ पा नहीं सकते, सिर्फ वो क्लीन करता है हमारे एलिमेंट्री कैनाल को। लेकिन रैबिट की 50 मीटर की, उसको खीरा खिला दो, धोती कपड़ा खिला दो। गाय तुम्हारे घर से धोती भी खाएगी तो 4 दिन दौड़ेगी, वो धोती से नहीं, क्योंकि वो सेलुलोज है, वो रुई है। जो कपड़ा है वो 99.9% सेलुलोज है। पेपर खिला दो, कुछ ना मिले, गाय को एनर्जी मिलती रहेगी 50 मीटर। सेलुलोज की कोई चीज़, ये वर्ल्ड ही सेलुलॉइड वर्ल्ड है। सेलुलोज का मतलब घास,
इट इज सेल्यूलोज। समझ आ गई बात? क्या नहीं? कॉटन 100% सेल्यूलोज, पेपर 99% सेल्यूलोज, लकड़ी 98% सेल्यूलोज, और ये वर्ल्ड सेल्यूलॉइड वर्ल्ड। तो इस तरीके से जैसा जो होगा उसके हिसाब से काम करेगा। तो ये रैबिट की है, ये ह्यूमन की है, और ये लायन की है। ये सिर्फ मीट खा के ही रह सकता है और कुछ इसके काम करे। घास सामने पड़ी हो ये मर जाएगा, घास पड़ी हो, गाजर पड़ा हो मर जाएगा। दोज एनिमल विच ईट अदर एनिमल्स, उन्हें क्या कहेंगे? आर कार्निवोर। जो मांस खाएं उसे क्या कहते हैं? कार्निवोर का क्या मतलब होता है? कार्नल, इट इज फ्लैश। इसको क्या कहते हैं? और इसी से शब्द बना कार्नल प्लीजर, कार्निवॉल। ब्राजील में होता नहीं, कार्निवाल होता है ब्राजील का, वहां फ्लैश प्लेजर, जो एक दूसरे से फ्लैश का आनंद ले। एक ये भी तरीके का आनंद है दुनिया में, फ्लैश प्लेजर, तो उसे कार्निवाल का नाम। तो इसी से वर्ड आया, आप समझ में आ गया ना कार्निवोर क्या चीज होती है। अब तीसरी चीज क्या है? ऑमनी, ऑमनीशिएंट, ऑमनी प्रेजेंट, सर्वव्यापी, सर्वज्ञाता। और यहाँ पर कैसा बताइए? ऑमनीवोर। वोर का मतलब खाने वाला। सो दैट इज ऑमनीवोर का क्या मतलब है? और कार्निवोर में क्या क्या चीजें आ जाएंगी बताइए जरा। लायन, टाइगर, ये सब चीज आ जाएगा। वल्चर आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि अभी हमारे पास एक डिकम्पोजर है। डिकम्पोजर लिखा नहीं है यहाँ तो नहीं। अभी तीसरी चीज हमने कैटेगरी लिखी थी कि नहीं? प्रोड्यूसर, जो मरे को खाए, वो सब किस में आएगा? डिकम्पोजर। वहाँ हम सेप्रोफाइट, सेप्रोट्रोप सब चीज बताएंगे आपको। और कुछ ऐसे भी होंगे जो मरे, वो गिद्ध है, जिंदा को खाएगा ही नहीं, मरेगा कोई चीज तभी खाएगा। जैसे उल्फ हो गया, भेड़िया, जब शेर सब खा पी के चला जाएगा तब वो मरे के पास आएगा। 4 दिन सड़ा भी होगा तो भी खाएगा। समझ आ गया कि नहीं? उनको कहते हैं, वो भी अच्छे खासे डिकम्पोजर्स हैं, उनकी उपस्थिति जरूरी है ना। लायन, टाइगर, जो फ्रेश मीट खाएं, ठीक है, ये सब इसमें आ जाएंगे। स्नेक, हॉक, ये चीज है। स्नेक, हॉक, बाज कहते हैं। आगे की बात देखें तो स्मॉल कार्निवोर किसको फिट करेंगे? इसकी 2 कैटेगरीज हैं। इट्स कैटेगरीज आर स्मॉल कार्निवोर, those animals which eat herbivore, वो शाकाहारी लोगों को खाते हैं। एंड सेल्फ ईटन बाय सम अदर कार्निवोर, खुद तो शाकाहारी को खाते हैं, और समझ में आया, और किसी मांसाहारी के द्वारा खाए जाते हैं। एंड ईटन बाय, किसके द्वारा खाए जाएंगे? ईटन बाय अदर कार्निवोर, उसको स्मॉल कार्निवोर कहेंगे। दैट इज कॉल्ड स्मॉल कार्निवोर। जैसे कि फ्रॉग है, एग्जाम्पल फ्रॉग। तो फ्रॉग क्या करेगा बताओ? किसी चीज को खाएगा, हर्बीवोर को ही खा लेगा। मान लीजिए वो प्लांट्स को भी खाता है। फ्रॉग के लिए क्या इंसेक्ट जरूरी नहीं है, प्लांट, या और आप छोटी कैटेगरी में ले लें, बर्ड ले लो। बर्ड दाने खाती है, तो हम इसमें लेंगे कार्निवोर की बात की गई ना। तो फ्रॉग ईट्स, आप और ले लें, जैसे कि जो हर्बीवोर को खाए। हर्बीवोर, चिड़िया हर्बीवोर है। चिड़िया कभी कभी इंसेक्ट भी खा लेती है ना, छोटे छोटे। तो इसमें किसको रख दिया जाए? दैट इज ऐसा कोई हो जो हर्बीवोर को खाए, शाकाहारी को खुद किसी के द्वारा खाया जाए। है? गोट तो प्लांट को खाती है, गोट हर्बीवोर में आएगी। अब हम इसकी बात कर रहे हैं। तो 3 की कैटेगरी लो। 3 की कैटेगरी में जैसे है फ्रॉग है, फ्रॉग ले लो। फ्रॉग इंसेक्ट को खाता है, वो हर्बीवोर है ना, और खुद सांप के द्वारा खाया जाता है। फ्रॉग किसको खा रहा है? क्या हर्बीवोर को खा रहा है? तो लिखो इंसेक्ट, इंसेक्ट को किसने खाया बोलो? और इंसेक्ट क्या हुआ बोलो?
बोलो प्लांट को किसने खाया? इंसेक्ट। तो इंसेक्ट क्या हुआ बोलो? हर्बीवोर। और ये क्या हुआ? ये प्रोड्यूसर। हर्बीवोर को किसने खाया? स्मॉल कार्निवोर। तो ये मांसाहारी कह गया क्योंकि ये मीट खा रहा है, लेकिन ये खुद किसके द्वारा खाया गया बोलो? दैट इज स्नेक। और स्नेक किसके द्वारा खाया गया? पीकॉक। तो ये जितनी चीजें हैं ये लार्ज कार्निवोर हैं, ये दोनों ही लार्ज कार्निवोर हैं। जो कार्निवोर को खा ले उसे क्या कहेंगे? लार्ज कार्निवोर। अच्छा, ये सभी फिर क्या कहलाएंगे? ये देखो, ये सभी क्या कहलाएंगे बोलो? These are known as consumers। ये कंज्यूमर्स हो गए। इन्होंने एनर्जी किससे ली? सन से ली। सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल। समझ आ रही बात? तो अब यहां से प्लांट जब जमीन में सड़ जाएगा, गल जाएगा, तो उससे कौन एनर्जी लेगा बोलो? डिकम्पोजर। तो डिकम्पोजर इससे एनर्जी लेंगे, इससे भी लेंगे, ये भी मरेगा तो इससे भी लेंगे और इससे भी लेंगे। तो जो चीज कभी भी जिसकी डेथ होगी, जो डिके होगा, उसको उससे एनर्जी कौन लेगा? तो डिकम्पोजर सबसे लेंगे कि नहीं? और उसको सिंप्लीफाई करके उन ऑर्गेनिक सब्सटेंस को हमको खाएंगे और फिर से वातावरण को N2 बना के लौटा देंगे। जैसे नाइट्रोसोमोनास, राइजोबियम, बहुत सारे होते नहीं, नाइट्रोजन फिक्सेशन भी होते हैं बैक्टीरिया, तुमने देखा नहीं? दाल, राइजोबियम। और कुछ ऐसे होते हैं कि जो नाइट्रोजन रिलीजिंग होते हैं, उल्टा काम करें, जैसे नाइट्रोसोमोनास, माइक्रो ये दैट इज माइक्रोहराइजा, वो सभी हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है कि नहीं? तो नाइट्रोजन रिलीजिंग वाले उल्टा काम करें, हमारी बॉडी को फिर से साइकिल पूरा कर दिया ना, ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक बना दिया। उसका चार्ट अभी हम बताएंगे इसी में। ओके, चलो। तो दिस इज, आपने देख लिया कि चेन हो गई स्मॉल कार्निवोर और ये सब लार्ज कार्निवोर। लार्ज कार्निवोर क्या होते हैं बताइए? Those organism which eat, ये है कार्निवोर, जिसने हर्बीवोर को खाया। लेकिन जो कार्निवोर को ही खा ले, मांसाहारी कोई खा जाए, तो उसे लार्ज कार्निवोर नहीं कहेंगे। So those organism which eat carnivore, for example क्या आ जाएगा? स्नेक, पीकॉक। वैसे ईगल भी आ सकता है, वो भी तो स्नेक को खाता है, जमीन से स्नेक उठा उठा के ले जाता है। अब देखिए ऑमनीवोर क्या होते हैं? तीसरी चीज हमने क्या कहा? ऑमनीवोर के 2-3 एग्जांपल आप लोगों को पता है क्या? बियर। हाँ, बियर हो सकता है, कैट भी हो सकती है। कैट भी तो चूहे हुए खाती है, दूध मलाई भी खाती है। दैट मीन्स दोज एनिमल्स which eat both, किसको खाते हैं बोलो? प्लांट्स एंड एनिमल्स। जैसे कैट हो गया, ह्यूमन हो गया, बियर भी हो गया, डॉग भी हो जाएगा। डॉग तो ऐसे ही चलते चलते उड़ते हुए पीजन को खा जाता है, कई बार रस्ते में देखो, वो उसी चक्कर में कबूतर नीचे आए लपक लें, दौड़ता है पीजन देखना, है ना? आगे देखो, बर्ड भी हो जाएगी। सो दीज आर द ऑमनीवोर। वो भी हो सकता है। लेट अस कम टू डिकम्पोजर्स। तो हम लोगों ने कंज्यूमर की पूरी चीज देख ली। कंज्यूमर में क्या क्या आएगा? हर्बीवोर आएगा। कंज्यूमर में क्या आ रहा है बोलो? ये सब पूरा कंज्यूमर है, हर्बीवोर और कार्निवोर एंड ऑमनीवोर।
डिकम्पोजर अब देखिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो क्या करें बताइए, सो विच ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स। विच ब्रेक डाउन जो क्या करें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को किसमें तोड़ दें, इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। नाउ आप देखें कंपोनेंट्स ऑफ बायोटिक इकोसिस्टम। तो बायोटिक इकोसिस्टम में देखो क्या क्या दिए हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कंज्यूमर्स। फ्लो चार्ट ऑफ बायोटिक इकोसिस्टम। इसमें प्रोड्यूसर कंज्यूमर। Saprophytes comes under which part of biotic ecosystem? देखो सैप्रोफाइट्स को डिकम्पोजर कंपोनेंट में ही कहा। ये क्या लिखा है, सैप्रोफाइट्स किसमें आ रहे हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या ये कह सकते हैं सैप्रोस का क्या मतलब है, डेड, उन पे जो खाएं। सो दोज ऑर्गेनिजम्स विच डिपेंड on dead and decaying plants and animals are known as decomposers. It includes, इसमें क्या क्या चीज आएंगे, that is microorganisms and the large organisms like vulture, ये सब भी आते हैं। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, that is decomposers में वैसे तो which break down है ऐसे हम लोग अभी तक जनरली जानते रहे, लेकिन decomposers में वो भी आएंगे। आप इसे थोड़ा बदल लें, लिखो those organisms which feed on dead and decaying organic matter are called decomposers। इन्हीं के नाम पे कंपोस्ट बनी है, इनको अपघटन करता कहते हैं। अपघटन करता, जरा इसका मतलब समझो। इसका मतलब है कि ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर फीड करते हैं। दे एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर में से। अगर इनको ऑर्गेनिक मैटर दो, हम लोगों की बॉडी भी ऑर्गेनिक है, या कोई सड़ा गला सेब है तुम देखते हो सड़ता जाता है, और वो कौन सड़ाता है, इट इज बैक्टीरिया। बहुत सारे बैक्टीरिया सड़ा देते हैं, और वो उस पर क्या करें बोलो, उसको किस पे बदल देंगे, इनऑर्गेनिक मैटर, उसमें से वो N2 निकाल देंगे, O2 बना देंगे, CO2 बना देंगे, वाटर भी बना देंगे, और क्या करेंगे बोलो, साथ में एनर्जी निकालेंगे, और उस एनर्जी को क्या यूटिलाइज करेंगे, उस एनर्जी के लिए ही तो वो ऐसा करते हैं। सो डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, दे डिकम्पोज ऑल द बायोडिग्रेडेबल मटेरियल जो उनकी जान पहचान के हैं। अब हम खुद ही लैब में बना के उनको दे दें तो वो समझेंगे ये पता नहीं क्या चीज़ है, अरे इससे दूर रहो, पता नहीं एनर्जी मिले कि ना मिले। लेकिन धीरे धीरे वो उससे भी फैमिलियर हो जाते हैं, दे आर वेरी स्मार्ट। अभी तक पॉलीथीन नॉन बायोडिग्रेडेबल थी, अब तो बैक्टीरिया उनसे भी एनर्जी निकालना समझ गए हैं। अब डाल दो पर्यावरण में, जब नई नई बनी थी तो 10-15 साल तक हम लोग कहते थे ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, लेकिन आजकल पॉलीथीन डालो 15 दिन में गल जाती है, होता है कि नहीं। दैट मीन्स बैक्टीरिया बिकेम नाउ वेरी स्मार्ट। धीरे धीरे इम्यून सिस्टम आ जाता है ना, वो उसको पहचानने लगेंगे तो उससे एनर्जी पाने लगेंगे, तो चीज धीरे धीरे चीजें हो जाती, सही है। तो इसका मतलब क्या है, ऑर्गेनिक हो इनऑर्गेनिक मैटर और क्या करते हैं बताइए,
These are called decomposers. These are called sanitary inspector of our ecosystem. ये सफाई कर्मचारी हैं because they clean our surrounding and make it worthy of living. क्या ये हमारे रहने लायक बनाते हैं? नहीं तो हमारे दादा भी और परदादा भी सब मरे हुए चारपाई पे पड़े होते, सभी हमारे एक ही घर में रह रहे होते, डेड बॉडीज के बीच हम रह रहे होते। उनको किसने हटाया, किसने रिप्लेनिश किया? एंड ऑल्सो कंप्लीट बायो जियो केमिकल साइकिल्स। वो क्या करते हैं बताइए? ये जो हमारे चारों तरफ सारे साइकिल्स हो रहे हैं, चाहे नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, वाटर साइकिल, इनको कौन कंप्लीट कर रहा है? यही। इनके अनुपस्थिति के बिना उपस्थित हो नहीं पाता। तो क्या लिखेंगे? सो these are called, mainly it includes microorganisms like bacteria, fungi, यही सब आते हैं, and few other saprophytes, जैसे कि मृतोपजीवी, जो मरे पे जी हैं उसे मृतोपजीवी। सैप्रोफाइट्स का क्या मतलब है? वल्चर्स, मरे हुए पे जी। सो इसलिए क्या करेंगे बताइए? मेनली इट इंक्लूड्स, हमेशा इसी पे क्वेश्चन आएगा। अभी तक जितनी चीजें बताई इस पे नहीं है, इसी पे आता है क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर पे क्वेश्चन इसी पे। मेनली इट इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड करेगा? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दैट इज बैक्टीरिया। फंगस लग जाती है फूड में तो फंगी भी तो है। एंड सम सैप्रोफाइट्स, सैप्रोफाइट्स इसमें आ गए। इसका सैप्रोस का क्या मतलब है? मृतोपजीवी, जो मरे पे जीवित हैं। अगर मैं पैरासाइट कहूँ, जैसे अमर बेल, कस्क्यूटा, या हमारी बॉडी में रहने वाली ये सारे जो प्लेटी हेलमिंथीज हैं, या फ्लू को, लीवर फ्लू, ये सारे होते हैं। पेट में कीड़े नहीं पलते हैं सारे, ये सारी पूरी वैरायटी। तो पेट ये जिंदा के अंदर है। हम लोगों के इंटेस्टाइन में बहुत सारे कीड़े पलते रहते हैं कि नहीं? तो वो फ्लैट वॉर्म, राउंड वॉर्म, इस तरह से पलते रहते हैं बहुत सारी बॉडी में। निमाटोड्स भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो वो सब पैरासाइट, वो जिंदा पे जीते हैं। दे डिपेंड ऑन लिविंग बीइंग्स, विदाउट किलिंग देम दे टेक फूड, ओनली दे हार्म देम। मारते नहीं। समझ में आ गई बात कि नहीं? जैसे गिलोय, बहुत सारे पेड़ों पे जिस पे चढ़ जाए उसको सुखा दे। यहाँ पर पहले बहुत बड़ा नीम का पेड़ था, अभी उसके तना देखते हो तुम लोग नीचे, उस पे गिलोय चढ़ गई थी, सारी पत्तियां सुखा डाली, तभी काटना पड़ गया उसको। तो ऐसे अमर बेल है, कस्क्यूटा चलती चली जाती है, उसका प्लांट सैप ले लेती है। जब मैं पैरासाइट की बात करूं, उसको तुम कंज्यूमर में डालना। जब मैं सैप्रोफाइट की बात करूं, उसको तुम डिकम्पोजर में डालना। ध्यान देना, 1 मार्क के क्वेश्चन। सैप्रोफाइट किसमें आ रहा है और पैरासाइट किसमें जाएगा? वो कंज्यूमर में चल रहा है, वो जिंदा पे रह रहा है, इसलिए। सो सम सैप्रोफाइट्स, सैप्रोफाइट्स में कौन कौन आगे बताइए? दैट इज वल्चर, वुल्फ, फॉक्स, ये सारे। ओके, यहाँ तक की बात है ना। अब देखिए, सो ये क्या करते हैं? दे कंप्लीट, इनऑर्गेनिक मैटर में तो कंप्लीट ये बदल ही रहे हैं। सो दे रिलीज सिंपल इनऑर्गेनिक substance from decaying matter, और साथ में क्या करेंगे? एंड कंप्लीट बायो जियोकेमिकल साइकिल, बायो जियोकेमिकल साइकिल। इसका क्या मतलब है? आगे हम इन साइकिल के बारे में देखेंगे। जैसे N2 साइकिल, CO2 साइकिल, ऐसा 1-2 तो आपने 8th 9th में भी देखा होगा ना। 1-2 साइकिल नहीं बने होते? N2 यहाँ गया, वहाँ गया, ऐसे गया। 9th में एक था, 8th में भी एक था, लास्ट चैप्टर में होता है। H2O साइकिल, वाटर कहाँ से गया, फिर नदी में गया, फिर उड़ा, फिर भाप बना, यही सब नहीं होता साइकिल। H2O साइकिल, ये चीज। They clean our surrounding and make it worthy of living.
So these are known as sanitary inspectors. So these, दे तो नहीं लिखा जाएगा, इनको इतनी इज्जत नहीं दी जाती, इवन बहुत सारे जानवरों को दे नहीं लिखा जाता, these बोला जाता है जानवर। बहुत हायर कैटेगरी के हैं तभी दे, लायन है हॉर्स के लिए, अदरवाइज दे नहीं लगाते। तो these क्या करते हैं बताइए, these clean our environment या इकोसिस्टम लिख लो, एक ही बात है, and make it worthy of living। बायोजियोकेमिकल साइकिल पूरा कर रहे हैं। So completion of different cycle ensures the, क्या इंश्योर करता है, that is non-stop supply of substance for biotic component। अगर सब ना मिल पाए, वातावरण को N2 ना मिले, सब कुछ ना मिले, तो ये इम्बैलेंस हो जाएगा। क्या हमको फिर वो सब चीजें मिल पाएंगी? हम लेते रहे और देने वाला कोई ना हो तो क्या होगा? तो these are called, इन्हें क्या कहेंगे? These are called sanitary inspectors। चलिए अब देखें, इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, बैक्टीरिया फंगी तो ले लिया, इसको लिखो जैसे एग्जाम्पल है डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। एक हमने कहा था ना नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, जैसे इन्होंने राइजोबियम बोला कि नहीं, तो ऐसे डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ये क्या करेगा, कन्वर्ट्स, इसका एग्जाम्पल है कन्वर्ट्स ये NO2 को, ठीक है, HNO2 को N2O को इनटू किस में बदलेगा बोलो, दैट इज N2 में, नाइट्रोजन दे देगा एटमॉस्फेयर में, ठीक है। एक होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, वो भी इसी चैप्टर में, अभी इसके कॉन्टेक्स्ट में नहीं है लेकिन मैं अलग से बताऊं। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया वो क्या करेगा, देख लो, मान लीजिए प्लांट्स है, एटमॉस्फेयर में N2 है, N2 को किसने लिया, N2 को जो प्लांट्स हैं, ये प्लांट्स हैं, लेकिन प्लांट्स के बेस में कौन है बोलो, क्या रूट नोड्यूल्स हैं, ये लेगुमिनस दालें हैं, गांठे वाली दालें, उनकी जड़ों में गांठे होती हैं छोटे छोटे, उनमें कौन बैठा रहता है, दैट इज नाइट्रोसोमोनास, और या फिर क्या होगा, नाइट्रोसोमोनास या राइजोबियम। बात समझ में आया? अब वो लोग कौन कहलाते हैं, दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। वो उसको कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में बदल लेंगे, उसी से प्लांट लेके उनको क्या बना देगा, प्रोटीन, प्रोटीन को हम खा लेंगे। इन्होंने इससे लिया और क्या बना दिया बोलो, फिक्सेशन करके, फिक्सेशन करके इन्होंने HNO2 बना दिया, NO2 बना दिया, N2O बना दिया, ये सब बना दिया, तो इनका नाम क्या हुआ, क्योंकि उन्होंने फिक्स कर दी। वरना N और N के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, कौन तोड़ेगा, 890 किलो जूल एनर्जी चाहिए तोड़ने के लिए, कोई तोड़ पाएगा? तभी तो 79% है एटमॉस्फेयर, कोई तोड़ ही नहीं पाता उसको, ट्रिपल बॉन्ड कोई तोड़ पाएगा बता? तो इसलिए इसे कौन सा बैक्टीरिया बोलेंगे, हम आप बताओ। देखो, जिसको मिला नहीं उसे जोशो खरोश है, जो पा गया है वो चुप है, खामोश है। तो इनको मिल गया है, ये मुस्कुरा रहे, बाकी पे सब नहीं, ये हंस रहे। तो इनको, इनके लिए गूंगे का गुड़ है, वो चुपचाप इन्होंने भगवान को पा लिया है तो मस्ती में जी रहे हैं, ये किसी को बता भी नहीं रहे कि इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है। और बाकी लोग के लिए ये, मतलब आप लेवल देखिए इनका कितना हाई है, दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। इनसे इन्होंने फिक्स किया, फिर इससे प्लांट ने क्या बनाया, क्योंकि दाल है प्रोटीन, तो प्रोटीन बन गया। प्रोटीन तो तुम्हें मालूम है ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड है। अब प्रोटीन को किसने खाया होगा बोलो, एनिमल। तो क्या प्लांट भी डेड होंगे और एनिमल भी डेड होंगे? ये दोनों क्या होंगे, डेड हो गए। तो इनसे वापस कौन करेगा,
दैट इज डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। इनसे वापस कैसे जाएगा बोलो एटमॉस्फेयर में? ये मरेंगे ना, तो मरने के बाद क्या होगा बोलो? डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, फाइंग बैक्टीरिया, दैट इज माइकोरहाइजा। और ठीक है, और नाइट्रो, ठीक है, माइकोरहाइजा लिख दीजिए, ये हो गया। ये क्या करेगा बोलो? इन सब से ये वास्तव में क्या करेगा? जैसे मैंने ऊपर लिख दिया इनटू N2 बदल दिया। चलो, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया आपसे पूछा जाए, मैं एक बार फिर से इनके नाम देख लूं। ये नाइट्रोसोमोनास किस में आता है? नाइट्रोसोमोनास इज नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। ये सो इट इज ए नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, अमोनिया इनटू नाइट्रेट, नाइट्रोजन फिक्सेशन। यानी इसमें और भी चीजें हैं कि इन्होंने कह दिया नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, एक है डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, सही है। तो क्या होता है कि नाइट्रोजन से राइजोबियम ने इसको किसी चीज में बदला, उससे फिर अमोनिया में बदला जाएगा, अमोनिया से अमोनियम सल्फेट बनेगा। 2-3 स्टेप्स हैं। नाइट्रोजन को फिक्स किया, किसने फिक्स किया? राइजोबियम ने। उसने उसको किसमें बदला? चला देखो, N2 को किसमें बदला गया? पहले HNO2 को NO2 में बदला, N2 में बदला। इसको कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। क्या कहेंगे? नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया में क्या आ गया? राइजोबियम। और फिर इसके बाद आगे क्या कहा गया इसमें? दैट इज इट इज इट कन्वर्ट्स, ठीक है, अमोनिया इनटू नाइट्राइट एंड नाइट्रेट। बाकी छोड़ देते हैं, इसको देखेंगे क्या, ठीक है। इसका क्या है? नाइट्रोसोमोनास का क्या है? इसमें जब पूरा अगर आएगा तो पूरा बताएंगे। आप इतना देख लें, दैट इज हमारे इकोसिस्टम को जो डीनाइट्रीफाई करते हैं उनका नाम क्या है? माइकोरहाइजा। वो रिलीज कर रहे हैं और ये कैप्चर कर रहे हैं। कैप्चर में 2 नाम आपको बताए गए, कौन कौन से? राइजोबियम देख लो, और कौन सा बताया? नाइट्रोसोमोनास। ये नाइट्रोजन फिक्स कर रहे हैं, और इनको कौन कर रहा है बताओ? रिलीज कौन कर रहा है N2 में? दैट इज नोन एज माइकोरहाइजा। आपको सिर्फ इसमें अगर ऑब्जेक्टिव आ जाएगा तो ही ध्यान रखना है बस, बाकी साइकिल करेंगे तो मैं पूरा समझा दूंगा। एक बार साइकिल है तो पूरा रिएक्शन के साथ बता, ठीक है। चलो आगे की बात करो। डिकम्पोजर के बारे में आप इतनी सारी बात लिख लोगे ना, डिकम्पोजर क्या क्या करते हैं। ओके, सो दे हेल्प इन रिसाइकलिंग मटेरियल इन इकोसिस्टम सो दैट, ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, दे हेल्प इन, आप कोई भी चीज रिसाइकल क्यों करते हो? रिसाइकलिंग द materials in ecosystem so that unending supply, इसलिए करते हैं कि unending supply of nutrients is ensured। चीजें रिसाइकल करते रहो, पेपर रिसाइकल करते रहो तो हमें और पेपर मिलता रहेगा। तो ये भी रिसाइकलर है। ये क्या करेंगे? so that unending life may go on endlessly। चलो इतनी तो बात हो गई हमारे कंज्यूमर्स के बारे में, डिकम्पोजर्स के बारे में। अब हम बात करते हैं ट्रॉपिक लेवल एंड फूड चेन। फूड चेन समझो क्या होता है? फूड चेन क्या होती है? फूड वेब क्या होता है? फूड चेन देखिए, दैट इज द फूड get transferred, food is what? A form of energy, get transferred from one organism to other by food chain, ठीक है। so food, that is form of energy, get
transferred from one organism, plant भी एक organism है, from one organism to other, किसके द्वारा होता है? by food chain, that is खाद्य श्रृंखला। जैसे कि grass is eaten by deer and deer is eaten by lion. This is a simple food chain. तो इसमें ये दिखाया गया है कि इस फूड चेन में 3 लिंक्स हैं। These are the components of food chain. कुछ ज्यादा की भी होती है। So a sequence of living organism made on the basis who eats whom and eaten by whom is called food chain. कि कौन किसको खाता है और किसके द्वारा खाया जाता है, इसकी श्रृंखलाबद्ध कड़ियों को मिला देने से खाद्य श्रृंखला बन जाती है। That is food chain is what? A sequence of living organism made on basis, किस आधार पर बनाई गई है? Of who eats whom, कौन किसको खाता है, and eaten by whom, eaten by is called food chain। ठीक है, तो अब जरा देखें, food chains are getting operated in any ecosystem, ये ऑपरेट होती हैं। ए फूड चेन क्या होती है? ए फूड चेन ऑपरेट्स यूनिडायरेक्शनल। ये 2 डायरेक्शन में नहीं चल सकती। मान लीजिए अगर घास को बकरी खाती है तो बकरी को घास नहीं खा पाएगी कभी, या बकरी को लॉयन खाता है तो लॉयन को बकरी नहीं खा सकती। तो ये किस प्रकार से चलती है चेन? यूनिडायरेक्शनल। ओके, तो सो इट इज, या ये भी कह सकते हैं इट इज डायरेक्शनल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। फूड चेन क्या है? एक डायरेक्शन में ही चलती है, तो इट इज डायरेक्शनल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। कोई भी किसी को नहीं खा सकता है। इट इज डायरेक्शनल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ठीक है, जो एक ही डायरेक्शन में चलती है। नाउ स्टडी ऑफ फूड चेन, अगर हम देखें तो हमें ये पता चल जाएगा कि वो हैबिटेट कैसा है, वहाँ लोग कैसे रह रहे हैं। अगर हमें ये पता चल जाए कि इस जंगल में ये फूड चेन है तो मुझे पता चल जाएगा यहाँ कौन कौन से लोग हैं, कैसे कैसे खा रहे हैं। अगर बकरी नहीं खाई जा रही है, दूसरे जानवर है, तो हमें पता चल जाएगा उस जंगल में डियर खत्म हो गए, लायन कुछ और खा रहा है। सो स्टडी ऑफ फूड चेन, ठीक है, एक्नॉलेजेस अस विद द हैबिटेट ऑफ दैट पर्टिकुलर इकोसिस्टम। उस इकोसिस्टम का हैबिटेट क्या है ये हमें पता चल जाए। ठीक है, तो ये बताया जा रहा है। अब देखिए, जैसे कि देयर आर द फूड चेन विच इन्वॉल्व्स मैनी स्टेप्स। फूड चेन के 3 स्टेप्स हैं। फूड चेन में इन्वॉल्व मैनी स्टेप्स, ये उसके स्टेप्स हैं। जैसे कि एल्गे को कौन खाएगा? तो एल्गे को खाएंगे प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ कौन होता है? छोटे जीव। हम लोगों ने पढ़ा था ना, जुआ 2 तरीके के, जुआ का मतलब जानवर, एक है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का क्या मतलब है? हम लोग कौन है बताओ? मेटाजोआ। बहुत सारे सेल के बने तो मेटाजोआ। अमीबा हुआ, पैरामीशियम हुआ, यूग्लिना हुआ, क्लेमाइडोमोनास हुआ, सिंगल सेलुलर। तो वो सारे प्रोटिस्टा वर्ग के सभी प्राणी। तो ये यूनिसेलुलर, एक सेल के बने। उनको क्या कहेंगे? अभी थोड़ी देर पहले क्या हमने इसे ज़ूप्लैंक्टन कहा था। तो प्रोटोजुआ में सिंगल सेल, उनमें कौन कौन आ जाएंगे बताओ? अमीबा। तो प्रोटोजुआ जब मैं कह रहा हूँ तब तुम क्या सोचोगे? बोलो। यूनी सेलुलर में कौन कौन से आएंगे?
एक प्रोटोजुआ, दूसरा मेटाजुआ। मेटाजुआ में हम लोग देखो अमीबा, पैरामीशियम, बस इतना लिख लो। और इनको दिव्या, इनको दूसरा हम क्या कहेंगे? ज़ूप्लैंक्टन। और शैवाल है, इनको आप कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन। छोटे छोटे ही तो रहते हैं, तो इट इज, इसको क्या कहेंगे बताइए? फाइटो प्लैंक्टन। और ये क्या है? जू प्लैंक्टन। अब इन अमीबा को कौन खाएगा? इनको छोटी मछलियां खा जाएंगे, स्मॉल फिश। इनको कौन खाएगा? लार्ज फिश खाएंगे, ऐसा खाएंगे। ठीक है, अब जरा देखें कि चूंकि ये इनको खा रही हैं और ये भी जुआ में आते हैं, इसलिए इसे कार्निवोर कहा है। समझ आई? तो ये किस कैटेगरी में आएगी? कार्निवोर। कोई हरी चीज तो खा नहीं रही है, हरी को नहीं खा रही, अमीबा को खा रही है, इसलिए कार्निवोर आता है। अब देखिए, प्लांट्स को वॉर्म खाते हैं, वॉर्म को फ्रॉग खाता है, फ्रॉग को स्नेक खाता है। ऐसा क्यों नहीं कहा? नाउ अब ये देखिए कि फूड वेब क्या होता है? फूड वेब, अभी तक आपने देखा कि खाद्य श्रृंखला। अब ये खाद्य जाल देखो, ये क्या है? ये खाद्य श्रृंखला है। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम कहो कि हम तो भैया पालक ही खाएंगे, पालक नहीं मिलेगी। जैसे पॉपॉई कार्टून नहीं होता, पालक खाता था चलता है, पालक नहीं मिलेगी तो कुछ नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर शेर सोचे हम डियर ही खाएंगे तो डियर नहीं मिलेगा तो क्या भूखा रह जाएगा? तो फूड चेन इज नॉट वन टू वन लिंक। वन इज ईटन बाई हूम मैनी। वन, एक जो है ना, उस मेढक को सिर्फ सांप से ही नहीं बचना है, क्या पता ऊपर से बाज आ जाए, कहीं कोई और आ जाए, तो वो फ्रॉग कईयों के द्वारा खाया जाएगा। उस डियर को कईयों से बचना होगा। वन इज ईटन बाई whom and one eats many, one eats many and one is eaten by whom। एक कईयों को खाता है और कईयों के द्वारा खाया भी जाता है। फ्रॉग ये नहीं कि वहाँ नहीं खाएगा, इंसेक्ट भी खा लेगा, कहो तो दाना भी खा लेगा, कई चीज़ खा लेगा, जो जो मिलता रहेगा पानी में। पानी अंदर लेता है, ये सब अमीबा अमीबा तो ऐसे ही चले जाते हैं उसके, पानी में ही तो है, गंदे पानी में रहते हैं, अमीबा खाता रहता है। तो क्या लिखेंगे? वन ईट्स मैनी एंड वन इज ईटन बाई मैनी। खुद मैनी को खाता है, कईयों के द्वारा खाया भी जाता है। सो इन दिस वे द फूड चेन, वेरियस फूड चेन्स आर इंटरवोवन, आपस में वो उलझी हुई हैं। और उस प्रकार के वेब को क्या कहते हैं? दे फॉर्म ए वेब लाइक स्ट्रक्चर, जैसे तुम्हारी बुक में बना हुआ है, फूड वेब बना हुआ है कि नहीं? तो उसको क्या कहेंगे? यही बना है, ये देखो ये पेज में क्या है, पेज नंबर है, अलग अलग चेन को एक साथ मिला दिया, ठीक है। तो लिखो फूड वेब क्या है? द इंटरकनेक्टेड food chains operating in ecosystem look like web। ये कैसा दिखेगा? look like web, so called food web। इसे फूड वेब क्यों कहा जाता है? दैट इज इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट वन ऑर्गेनिज्म eat many organisms and eaten by many organisms। खुद कईयों को खाता है और खुद कईयों के द्वारा खाया जाता है, many organisms। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि एक फूड वेब बन जाती है, खाद्य जाल। ये जाल बन गया, वो श्रृंखला थी, वो चेन थी, और ये जाल हो गया।
जैसे कि प्लांट्स हैं, अब प्लांट्स को तो बहुत लोग खाएंगे, रैबिट भी खाएगा, प्लांट्स को रैट भी खाएगा, इंसेक्ट भी खाएगा। इंसेक्ट प्लांट्स को नुकसान कर सकते हैं, बर्ड भी खाएगी, ग्रास होपर भी खाएगा, ग्रास हॉपर बर्ड भी खा सकती है। अब देखो जैसे स्नेक है, तो स्नेक किस किस को खा लेगा? स्नेक बर्ड को भी खा लेता है, नीचे आ गई, इसको भी खा लेगा, रैबिट को भी खा लेगा, और किसको खा लेगा? रैट को खा लेगा, ग्रास होपर इन सबको नहीं खाता है, सही है। अब इसमें देखो, इसको इंसेक्ट को किसने खाया? फ्रॉग ने, उसको इसने खा लिया, फ्रॉग ने ग्रास होपर को भी खा लिया, इसको इसने खा लिया, छोटे मोटे ग्रास होपर भी खा लेगा, सही है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि कई चीजें आगे बढ़ती चली जा रही हैं। इट इज द ट्रांसफर, तो एरो इधर की ओर लगेगा, ये देखो ऐसे एरो लगेगा कि किधर की ओर फूड जा रहा है। अब और भी चीज देखो, रैबिट को जो हॉक है ना, वो इसको भी खा लेगा और इसको खाने वाले को भी खा लेगा, और रैबिट को बर्ड और मिल जाए तो मजे से खा लेगा। समझ आई बात कि नहीं? तो आप देखो, बर्ड को जिसने खाया उसको भी उसने खा लिया, तो ये इंटरकनेक्टेड हो गए कि नहीं? हॉक कईयों को खा लेगा, जो भी चीज मिलेगी उसको खा लेगा। इवन लिखा है कि बाज, हॉक को बाज कहते हैं, ये रैट को भी खा लेगा। सो इन दिस वे आप देखो कई चेन्स इंटरलिंक्ड हैं। इंसेक्ट को बर्ड भी खा लेगी, कीड़ों को तो खाती है, गौरैया खाती है कि नहीं? इस तरीके से। सो इस तरीके से आपकी बुक में बना हुआ है, एंड इट इज इंटरलिंक्ड। लेट अस सी ट्रॉफिक लेवल। अब हम देखेंगे कि जो खाद्य श्रृंखला है उसके कितने स्तर पर फूड ट्रांसफर होता है। ट्रॉफिक लेवल, now various steps in food chain at which food energy get transferred is called trophic level. So various steps in food chain, जैसे हमने बताया था 3 स्टेप की फूड चेन है, 4 की भी हो सकती है, 5 की हो सकती है। various steps in food chain at which food energy get transferred is called trophic level। जैसे कि आप देखिए, ये सन है, सन से जो प्लांट लेते हैं ये ओनली 1% की एनर्जी ले पाते हैं। सन से प्लांट को कितनी एनर्जी मिलती है? जितनी आएगी 99% रिफ्लेक्ट हो जाएगी, बाकी क्लोरोफिल 1% को ट्रैप कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ 1% एनर्जी इनको मिली। अगर मैं यहाँ कहूँ कि 100 किलो जूल है, तो इनको कितनी मिलेगी बता? सिर्फ 1 किलो जूल ही ले पाएंगे, बाकी वेस्ट हो जाएगी, सही है। अब 1 किलो प्लांट को किसी ने खाया, प्लांट को किसने खाया? इंसेक्ट। इंसेक्ट इसका 10% ले पाएगा, यहाँ से तो 1% ही ट्रांसफर हुई, यहाँ से कितना होगा बताओ? 1 किलो जूल का 10% कितना हुआ? तुम और बड़ा डिजिट ले लो, मैंने तो इसको बताया, आप यहाँ पर ले लो इतने किलो जूल। अब बताओ इसका 1% कितना होता है? 2 जीरो खत्म कर दो, तो कितना वो बोलो? 100 किलो जूल। बस इसके कंपैरिजन में ले रहे हैं। अब इसका 10% निकालो, 10 किलो जूल। 100 का 10% कितना होगा? 10। तो इंसेक्ट 10% लेगा, 10 किलो जूल। अब इंसेक्ट को किसी ने खाया, इंसेक्ट को किसने खाया? फ्रॉग को कितना मिलेगा? 10%, 1/10 कर दो ना, तो 1 किलो जूल।
और फ्रॉग को किसने खाया बताओ? स्नेक ने। तो इसका 0.1 किलो जूल। और स्नेक को किसने खाया? हॉक ने। तो 0 कितना हो जाएगा? 0.01 किलो जूल। यानी सोलर एनर्जी इतनी है, इसको इतना मिला। सही है। तो बताओ, अगर सबसे ज्यादा दुनिया में लिविंग के चांसेस किसके हैं? जो वेजिटेरियन है वो ज्यादा जिंदा रह सकते हैं कि जो नॉन वेजिटेरियन? क्योंकि उनके लिए बहुत सारा हर्ब्स है, बहुत उनसे सीधा वो 10% लेंगे। और कोई 10% ले, तुम उससे लो 10%, तो क्या पता वो रहे या ना रहे। फिर उससे जो 10% ले रहा है उससे ले। तो इसलिए कोई चेन 5 के आगे नहीं जा पाती। ज्यादातर आप देखोगे ये वल्चर मर रहे हैं, हॉक मर रहे हैं, क्योंकि 5th स्टेप तक एनर्जी का ट्रांसफर क्या आसान है। वहां तक एनर्जी बचती ही नहीं है कि शेर को रोज एक हिरन मिले। जंगल में 365 हिरण खत्म हो जाएंगे, और एक जंगल में 2 शेर भी नहीं रह पाते, क्योंकि उतने हिरन ही नहीं है। वो जल्दी से खा लेंगे, फिर क्या वो मर जाएंगे? एक जंगल में एक ही शेर होगा बस। उतने हिरन भी तो पैदा होने चाहिए कि नहीं? तो 5th लेवल तक सस्टेन हो पाना बहुत मुश्किल होता है। लेट अस सी व्हाट इज ट्रॉपिक लेवल। तो ट्रॉपिक लेवल और 10% लॉ, ये 2 चीजें हम समझेंगे। ट्रॉपिक लेवल के 5-6 रूल हैं, वो समझो। तो डिफरेंट स्टेप्स एट विच फूड एनर्जी गेट ट्रांसफर्ड, उसे क्या कहेंगे? ट्रैफिक लेवल। और इसको एक फूड पिरामिड से समझा जा सकता है, जो कि तुम्हारी बुक में भी बना है। तो फूड पिरामिड में देखो, ये डिफरेंट स्टेप है। तो ये फर्स्ट स्टेप है, या फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, इसे क्या कहेंगे? फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। सेकंड ट्रॉपिक लेवल, सेकंड ट्रॉपिक लेवल। ऐसे ही थर्ड, फोर्थ, एंड 5th ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉफिज्म का मतलब खाना। इसमें कौन आएगा? सबसे ज्यादा बायोमास किसका दुनिया में? बोलिए। प्लांट्स का। तो इसमें आ जाएंगे फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में प्रोड्यूसर्स। और बाकी में कौन आएंगे? कंज्यूमर्स। अच्छा, यहां कौन आएंगे? प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर जो इन्हें खाते हैं, तो वो कौन होते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर। यहां कौन आएंगे? थर्ड वाले में सेकंड आएंगे, जरा ध्यान देना, क्योंकि एक कम चलेगा ना। एक में तो प्रोड्यूसर ही आ गए, कंज्यूमर 2 से शुरू हुआ ना। तो इसमें कौन आएगा बताओ? सेकेंडरी कंज्यूमर। और इसमें टर्शियरी कंज्यूमर। और इसमें जो टॉप कार्निवोर या फिर क्वार्टरनरी, चतुर्थक उपभोक्ता। ये उत्पादन करता है, ये उपभोक्ता है, कंज्यूमर। अब देखो, जब मैं प्राइमरी कंज्यूमर की बात कर रहा हूं तो तुम्हें क्या समझना चाहिए? हर्बीवोर। ये कौन है? दैट इज हर्बीवोर। इनको क्या समझना चाहिए बताओ? स्मॉल कार्निवोर। ये फूड पिरामिड है। ऊपर चलते चलते खाना बहुत कम रह जाता है। अगर कोई सांप पे ही जिंदा रहे तो सांप कितने मिलेंगे? कितने खा पाएगा? ढूंढते ढूंढते उसकी एनर्जी सारी निकल जाएगी। और टर्शियरी कंज्यूमर में कौन आएंगे? ये दोनों टॉप कार्निवोर है। इन दोनों को क्या कहा जाता है? टॉप कार्निवोर। अब इसका बुक में देख लो, डायग्राम बना हुआ है। कौन कौन से बने? तुम्हारी बुक में चित्र बने। तो हर्बीवोर में रैट आ गया, तो दैट इज, ये रैट है, रैट आ गया। इसमें क्या आ जाएगा? इसमें स्नेक आ जाएगा, स्नेक आ गया। इसके ऊपर क्या आ जाएगा? फोर्थ में बाज आ जाएगा, ठीक है, दैट इज हॉक आ गया। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं, यहां तक के लिए बस्ती नहीं है। तो अब हम देखेंगे
कि जो ट्रॉफिक लेवल है वो क्या चीज होती है। तुमने देखा वेरियस स्टेप्स हैं, कुछ और चीज देखें। दैट इज ट्रॉफिक लेवल, ठीक है, कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय फूड पिरामिड। फूड पिरामिड, फूड पिरामिड से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। दैट, और जरा देखें 10% लॉ भी आप देखो, व्हाट डज इट मीन 10% लॉ। फूड एनर्जी गेट ट्रांसफर्ड। अगर तुमने 100 ग्राम का सेब खाया तो बताओ तुम्हारा ब्लड ऑफ फ्लैश कितना बढ़ा? 10 ग्राम, सीधी बात। यानी तुम 100 ग्राम सेब खाओगे तो 10 ग्राम तुम्हारा, अगर पूरा सबको बांट दिया जाए बारात में, 1000 किलो सेब बांट, तो उनमें कितनी ग्रोथ मानी जाएगी? बाकी तो डिकम्पोज हो जाएगा, बॉडीज निकल जाएगी, लेकिन बॉडी को कितना मिलेगा? 100 किलो कोई चीज खाई जा रही है तो 10 किलो ही उस नेक्स्ट लेवल को मिल पाएगी। फिर 10 किलो उनको कोई खाए तो वो, अगर 100 किलो की बकरी खाएगा शेर तो 10 किलो उसका वजन बढ़ेगा। बात समझ आ गई कि नहीं? इस चीज को क्या कहते हैं कि हाउ मच बायोमास इज इंक्रीज। एनर्जी से और कोई मतलब नहीं है, अवेलेबल तो फ्लैश के ही रूप में रहेगी ना, तो कितना बायोमास बढ़ेगा? 100 ग्राम का सेब खाओगे 10 ग्राम बढ़ोगे, इतनी सी बात, यही चीज है, ठीक है। तो ये लॉ लगता है, दैट इज 10% लॉ की ओनली 10% ऑफ द एनर्जी, वो फूड एनर्जी कंज्यूम इज रिटेन, वो रख ली जाती है बाय द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। रेस्ट इज डेसिपेटेड टू एटमॉस्फेयर फॉर लाइफ प्रोसेसेस। भाई रेस्पिरेशन करना है, बहुत सारी चीजें करनी है, हमारे अपने ही लाइफ प्रोसेस है, जीवन को भी बनाए रखना है। 90% एनर्जी तो उसी में चली जाती है, 10% ग्रोथ के लिए। तो वॉट एवर फूड एनर्जी यू टेक, ओनली 10% इज यूटिलाइज फॉर इट्स ग्रोथ एंड इंक्रीज इन बायोमास, वो चीज उतनी बड़ी, ठीक है। is retained, 10% of the food is retained by next trophic level, retained by next trophic level. Rest 90% is wasted, किसमें वेस्ट हो जाएगी? in life processes. दूसरी चीज, up to 4th trophic level there is so less energy is left that 5th trophic level hardly can be sustained, ठीक है। so up to 4th trophic level so less energy is left that 5th trophic level can hardly survive. इसलिए 4 तक ही जाता है, समझ आया? अब एक 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। मान लीजिए एक कंपोनेंट है, हमारे पास ग्रास है और गोट है और लॉयन है। अगर इनमें से इकोसिस्टम में से किसी एक कंपोनेंट को हटा लिया जाए तो क्या दूसरे पर फर्क पड़ेगा? क्या बाकी भी नहीं बचेंगे? तुमको क्या लगता है रिया, अगर जंगल से शेर हटा लिए जाए तो क्या हिरन जिंदा नहीं बचेंगे? नहीं बचेंगे, यही चीज में समझ। ये क्वेश्चन आता है 3 नंबर। अगर ये हटा लिए जाए तो ये भी नहीं बचेंगे और ये भी नहीं बचेंगे। ये देखो सब पूरा, यही तो हुआ काले हिरन में। रेगिस्तान में इतने हिरन हो गए कि उन्होंने घास खाना शुरू कर दिया, कोपलों को भी खा गए, अब बन गया ये रेगिस्तान, सब मर गए। समझ आई बात कि नहीं? वो खुद ही को मार लेंगे, अल्टीमेटली घास उतनी तेजी से उग नहीं पाएगी। उन्होंने छोटे छोटे कोपल भी सैपलिंग्स तक खा गए। फिर से समझो, अब तुम्हारे में क्वेश्चन आएगा, प्रूव दैट इफ एनी कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम इज रिमूव्ड
then the no component of ecosystem is left. ये क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसे समझ लो, बस मैं वर्बली समझा देता हूँ कि क्वेश्चन क्या है, ये बस समझ लो। पहले तो ये समझो कि अगर घास हटा दी जाए तो क्या होगा। प्रूव दैट इफ एनी कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम is removed या eliminated, no other component will survive। तो बताइए, फर्स्ट इसको ले लेना, इफ ग्रास इज रिमूव्ड तो क्या होगा बोलो, ग्रास हटा दो, ठीक है। तो गोट्स या डियर, डियर क्या होंगे बोलिए। सो देन ड्यू टू स्कैर्सिटी ऑफ फूड ऑल डियर डाई, सभी डियर मर जाएंगे, और क्या होगा बोलो, एंड विद नो डियर अवेलेबल, कोई डियर ही नहीं बचेगा तो क्या होगा, ऑल लाइन विल डाई। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी चीज, इसको हेडिंग में कर देना, इफ ग्रास इज रिमूव्ड। दूसरा क्या लिखोगे, इफ डियर इज रिमूव्ड, देन इसको हटा दो, देन देयर विल बी नो वन टू ईट ग्रास, इट विल ग्रो रेकलेसली, अधाधुंध बढ़ेगी, एंड फॉल ओवर इट, खुद ही अपने ऊपर गिर जाएगी, एंड हिंडर द ग्रोथ ऑफ न्यू ग्रास। जैसे अच्छे चारागाह वो होते हैं जो ऊपर से कट किए जाते हैं, नहीं करोगे तो उसमें स्पाइंस निकल आएंगे, वो जंगल बन जाएंगे, एंड इट इज नॉट वर्दी टू लिव, नो ग्रोथ, न्यू ग्रोथ ही नहीं होगी। बात समझ आई। सो इफ डियर, ऑल डियर आर रिमूव, ऑल डियर आर रिमूव, then grass will, ग्रास शुरू में तो बढ़ेगी, will increase initially, शुरू में ऐसा होगा, recklessly मानी बहुत तेज है, and fall over newly producing grass, तो जब न्यूली प्रोड्यूसिंग ग्रास के ऊपर गिरेगी तो क्या होगा, एंड स्टॉप इट्स ग्रोथ, उसकी ग्रोथ तो रुक जाएगी ना, एंड स्टॉप इट्स ग्रोथ। और क्या होगा बोलो, ये अभी आपको लगता है कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन चूंकि तुम आपने एक हेल्दी इकोसिस्टम देखा है, लेकिन डैमेज्ड इकोसिस्टम जब देखोगे तो यही होगा, खाने वाला ही ना हो तो प्रोड्यूसर फिर वो भी कुछ नहीं करेगा। समझ आई बात कि नहीं। और दूसरी चीज समझ में, अब बहुत सारी चीजें पॉलिनेशंस हैं, फिर प्लांट्स के पॉलिनेशन, ये सब कुछ नहीं हो पाएंगे जब कोई लेने वाला ही नहीं होगा। और दूसरी चीज क्या होगी, विद नो डियर अवेलेबल ऑल लाइन विल डाई, विद नो डियर अवेलेबल ऑल लाइन विल डाई। अब मुझे बताओ ताशी, अगर सभी शेर हटा दी जाए तो इन पे क्या फर्क पड़े, इन पे कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या, बताओ। इफ ऑल लाइन्स आर एलिमिनेटेड तो भी कुछ हो सकता है क्या, क्या हो सकता है, डियर को कोई खाने वाला नहीं होगा तो पहले तो घास खा जाएंगे, और घास के न होने पे खुद भी मर जाएंगे। दैट इज इफ ऑल लाइन्स एलिमिनेटेड। तीसरी चीज, इफ ऑल लाइन्स एलिमिनेटेड, then number of deers will increase exponentially, बहुत बढ़ जाएंगे, ठीक है, rapidly बढ़ेंगे, and these deer will graze all grass, make the, ये क्या करेंगे, मेक द ग्राउंड बैरन, ये इनफर्टाइल बना देंगे,
ये यहाँ हुआ है, जिसके लिए सलमान खान को पकड़ रहे हैं, इन्होंने खुद ही अपने हरे भरे राजस्थान को जंगल बना दिया। उसी काले हिरण के लिए पकड़ रहे हैं, वो तो बेचारा एक कुमार के भी चला गया। लेकिन इन्होंने इतनी पूजा की कि उन हिरणों ने इन्हीं की जमीन चढ़ डाली। करते थे कि नहीं पहले? और उसकी मूर्ति उर्ति बना के लगाए उसी काले हिरण। दैट इज मेक इट barren and with no food available, all deer will die। इतनी तो बात हो गई। अभी कल एक मॉडल पेपर का रखेंगे क्लास सुबह 11:30 रख देते हैं, तो दोनों मॉडल पेपर डिस्कस कर लेंगे, सही है। अब इस चैप्टर में तुम तो ये समझ गए ना, अब इसका तो कर लोगे। कोई क्वेश्चन आएगा देख लो। तो आपकी कल 11:30 पे 1:30 बजे तक रखेंगे, 2 घंटे की क्लास होगी। बाकी पढ़ना अभी बहुत है, 2 घंटे हम लोग मॉडल में पढ़ते हैं। ऑन हुआ है कि नहीं?